नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। कल नेपाल में एक ऐसा तूफान आया जिसने नेपाल समेत सभी को हिलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। वो बाढ़ जिसमें ना जाने कितनी जिंदगियां चली गई और अभी भी ना जाने कितनी जिंदगियां संघर्ष कर रही हैं। बात भारत की करें तो भारत जो है वो लगातार हर संभव मदद नेपाल तक पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसी लीला कल नेपाल में दिखाई दी जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। नेपाल में अचानक आए भयानक जन सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। अचानक मौत का ये सैलाब घाटी की ओर दौड़ पड़ा और सब कुछ तिनके की तरह बिखेर दिया। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के उफान ने रसुआ समेत 3 जिलों में जिंदगी को तहस नहस कर दिया। सड़कें, होटल, गाड़ियां और टावर सब कुछ सैलाब के भीषण वेग में समा गए। लोगों को बचने के लिए संभलने तक का वक्त नहीं मिला। इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड की वजह से अभी तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस भीषण तबाही से पूरा नेपाल सिसक रहा है। इस बीच मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस भीषण फ्लैश फ्लड के बाद 288 भारतीयों के लापता होने की खबर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लापता भारतीयों को लेकर कहा है कि संभव है कि करीब 200 भारतीय अब भी चीन की तरफ फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत नेपाल में फ्लैश फ्लड से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ में फंसे 21 भारतीयों को अब तक सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। Approximately 200 Indian nationals there who have sought our assistance for evacuation. Of them, 95 are in Darchen and currently proceeding to Hilsa to cross over into Nepal. 4 are in Geelong city, 13 Zutulpuk, and they are en route to the town of Saga, and 60-70 others who are also heading towards Saga. Our mission is in touch with local authorities, and they are doing their best for their rescue and evacuation. Let me also tell you that there may be some people who are missing there, and we are trying our best to locate them through the local authorities. नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद भारत ने राहत और बचाव के लिए मदद तेज कर दी है। C-17 सैन्य परिवहन विमान के जरिए 35 से 37 टन राहत सामग्री नेपाल भेजा गया है। ये राहत अभियान भारत की तरफ से भेजी जा रही अतिरिक्त मानवीय सहायता का हिस्सा है। नेपाल ने इस मदद के लिए भारत का आभार जताया है। बाढ़ का जो प्रकोप नेपाल में आया है उसमें बहुत से नागरिक हताहत हो गए। ये मैं सबको संवेदनाएं देता हूँ और सरकार भी संवेदनशील है। नेपाल की सरकार के साथ वार्ता भी हो रही है। कुछ भारतीय भी इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ रिलीफ एक्टिविटीज को जारी रखनी चाहिए। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक, नारायणी और कोसी नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। वहीं एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल की भीषण फ्लैश फ्लड का यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अब तक कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। दोनों राज्यों के साथ मिलकर लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें जमीन पर तैनात हैं। यूपी में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको मॉनिटर कर रही है। अभी कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आया है। CWC वाटर लेवल डिस्चार्ज को भी मॉनिटर कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने रिव्यू करके जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट था वो भी कर दिया। स्टेट रिसोर्सेज डाइवर्ट किए हैं। स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी इसमें फील्ड लेवल पे कार्रवाई कर ली है, सेंसिटाइजेशन कर लिया। तो इसको अभी अब मॉनिटर किया जा रहा है कि और क्या इसमें आगे फ्लड का संभावना हो सकता है। नेपाल में अचानक भीषण फ्लैश फ्लड क्यों आया? आखिर हिमालय की ऊंची चोटियों पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मौत का ये सैलाब दौड़ पड़ा? इस विनाशकारी बाढ़ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत में नेपाल की ओर से दावा किया गया कि भूकंप के झटकों से ग्लेशियर टूटा और फिर बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि बाढ़ ग्लेशियर के ढहने के कारण आई थी, न कि 4.4 तीव्रता के भूकंप के कारण।
जैसा कि पहले बताया गया था। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और NRSC के शुरुआती सैटेलाइट विश्लेषण में बताया गया है कि 4.9 तीव्रता के भूकंप के बाद विशाल ग्लेशियर टूटकर गिरा और इस महाप्रलय की वजह बना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अभी भी 300 से ज़्यादा शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और 1500 लोगों की अभी भी उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, इसको जानना समझना सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्यों ऐसा मंजर नेपाल को देखने को मिला, इसके पीछे की वजह क्या क्या रही। लगातार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरीके से बाढ़, फ्लैश फ्लड आना, बादलों का फटना और ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में ऐसा होना, इसके पीछे क्या क्या वजह है। क्या हम ही से हुई लगातार गलतियां जिसका खामियाजा अब हम ही भुगत रहे हैं, यानी इंसान ही भुगत रहा है। इस पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और वो भी हमें बताएंगे कि आखिर वजह क्या रही। ये जो प्रलय सी दिखाई दी कल नेपाल में, इसके पीछे की वजह क्या है और कहाँ कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ सोचने समझने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे, इस तरह की आपदा का सामना फिर ना करना पड़े, जो इसके चांसेस हैं वो कम हो जाए। इसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे अपने इस 5 की पड़ताल में। इसी चीज़ की आज पड़ताल होगी और हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ चुका है और अब उनका भी हम रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर AK बयानी जियोलॉजिस्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता एक्सपर्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, राजू लामा वरिष्ठ पत्रकार हैं नेपाल से हमारे साथ, और आशुतोष कुमार हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ, और पीयूष राय संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं ज़रा नेपाल का रुख कर लेती हूँ, जो फ़िलहाल की स्थिति है वो जानने के लिए, क्योंकि वहाँ से राजू लामा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। राजू जी, आपका स्वागत है। लेकिन पूरा भारत आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नेपाल के प्रधानमंत्री से बात भी की है और ये ढांढस दिया है और कहा है कि हर संभव मदद भारत नेपाल की करेगा, क्योंकि भारत पड़ोसी है नेपाल का। फ़िलहाल के जो हालात हैं ज़रा वो मुझे बता दीजिए। ओके, शुक्रिया। पहले तो मैं आपको नहीं, सारे भारत को, भारत के सारे मीडिया और भारत सरकार और भारतीय सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे इस मुश्किल वक्त में आप लोग जिस तरीके से हमको साथ दे रहे हैं। देखिए, भारत सदा नेपाल को साथ देते आ रहे हैं, इतिहास साक्षी है और अभी भी साथ दे रहा है। तो इसके लिए हम बहुत मन से आप धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूँ। जहां तक अभी नेपाल की जो स्थिति है, अभी जो जिस जगह में बाढ़ गई थी, अभी तो बाढ़ का कोई अभी तो कुछ नहीं है, बाढ़ तो जा चुकी है, मगर उसका जो तबाही का मंजारा अभी आप जिस तरीके से सोशल मीडिया में वीडियो में देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा है। जब आप फील्ड में जाएंगे, मैं तो अभी काठमांडू में लिटिल बिट थोड़ा दूर हूँ, फिर भी जितने भी लोग उधर फील्ड में गए हैं उनसे मेरी संपर्क हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का जो नुकसान का हम आकलन कर रहे हैं, उससे भी बहुत आकलन कर रहे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा जो आप अगर फील्ड में जाएंगे तो उस तरीके का तबाह का मंजारा आप उधर देखेंगे। तो अभी तक आप भी बता चुके हैं कि करीब 300 से ज्यादा की लाश अभी मिल चुकी है, तो हजारों से ज्यादा लापता है। ये तो सिर्फ देखिए, ये डाटा की बात मैं कर रहा हूँ, ये डाटा बढ़ रहा है। कल तक 100 से कम था, सुबह तक 200 के आसपास में था, अभी वो 300 पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कल तक या फिर कुछ दिन के बाद आपको जिसकी ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए जो बाढ़ आई है ना, अभी नेपाल में जो बाढ़ आई है, ये जैसे किसी को पता नहीं था। देखिए, ये इस तरीके से आया, ये अकल्पनीय तरीका से इस तरीके से बाढ़ आया, इस तरीके के बाढ़ आया कि नेपाल के इतिहास में, देखिए नेपाल के इतिहास में नहीं, मेरे जीवन काल में मैंने ऐसा बाढ़ कभी नेपाल में नहीं देखा है। देखिए, पहले भी आया था उधर
नहीं, एक सिंधु बात तालचोक होती में है भी कि आया। नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, नदियों में पानी बढ़ जाता है, फिर निचले इलाकों में खतरा रहता है, लेकिन ये स्थिति कि शायद वहां किसी को पता ही नहीं था कि क्या सैलाब, क्या विनाश है जो लोगों की तरफ बढ़ रहा नहीं है। नहीं, देखिए त्रिशूली नदी आज का नदी नहीं है। देखिए त्रिशूली नदी मैं बता रहा हूँ त्रिशूली नदी का कैसे ये नदी का उत्पन्न हुआ। मैंने आपको बताया ये जो गोसाई कुंड की जो बात है, गोसाई कुंड में शिवजी ने जब आपको मालूम होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उस वक्त जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ कि जो कैलाशकूट विष निकला हुआ था, तो कैलाशकूट विष को जब शिवजी ने सेवन किया था तो उसके कंठ में जो उसको बहुत क्या जलन हुआ था। उसके बाद वो उस जगह में जाकर, गोसाई कुंड में जाकर, उसने जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल ने जब उन्होंने उधर मारा तो वहां से तीन धारा निकल पड़ी। हाँ, उसी से जो नदी आती है हम उसको त्रिशूली कहते हैं। त्रिशूल का मतलब ये है ना, त्रिशूल से त्रिशूल, शिवजी ने मार करके बिल्कुल। जब वो पानी निकल गई तो उसको हम त्रिशूली कहते हैं। और उस त्रिशूली का पानी वो गोसाई कुंड में आकर जमा हुआ, तो उधर शिवजी जब लेट गए तो उसके बाद उसका जो जलन है ना वो कम हुआ था। मेरे कहने का मतलब त्रिशूली नदी आज का नदी नहीं है, देखिए ये सदियों पुरानी नदी है। तो अभी तक अभी उस वक्त से अभी तक तो त्रिशूली नदी में तो जिस तरीके का ये बाढ़ आया है, ये तो अभी तक नहीं आया था। देखिए अब अगर आता इस तरीके के बाढ़ आता तो 2 साल पहले आता, 10 साल पहले आता, 15 साल पहले, 100 साल पहले आता, तो अभी तक तो ऐसा बाढ़ नहीं आया था। वहां के जो त्रिशूली का जो सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो उसके तट पर जो लोग रह रहे हैं वो तो वर्षों साल, हजारों वर्ष से उधर रह रहे हैं। तो अभी तक तो वैसा तो बाढ़ तो नहीं आया है। देखिए तो जिस तरीके का ये बाढ़ आया ये अकल्पनीय है। देखिए बिल्कुल, ये पहले कभी देखने को नहीं मिला। मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपका भी रुख करूंगी, पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? जियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ए.के. बयानी। ज़रा मैं उनसे समझने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर ए.के. बयानी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब ज़रा आप हमें समझाएँ कि जो मंज़र ये देखने को मिला है नेपाल में, ये भयावह मंज़र, प्रलय हम सुनते थे लेकिन वो दिखाई दे रही है जब वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या बड़ी वजह है? क्या हमारी ही कमियां, मतलब इंसान की ही गलतियां, भूल, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कल की घटना है वो वास्तव में काफ़ी हृदय को झकझोर देती है, दिल दिमाग को झकझोर देती है। और इसमें 2 चीज़ों को हमको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। एक तो ये सामान्य बाढ़ नहीं है। बाढ़ में होता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक बरसात होती है, उसके बाद पानी इकट्ठा होता है और फिर वो बहता है। ये जो एकाएक घटना घटी, इसका मतलब इतना पानी आया है तो किसी न किसी झील से ही आया होगा। और झील में पानी कहाँ से आया है, तो जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि वहाँ पे ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरा, और गिरने से उसका जो मेल्टिंग हुआ, मेल्टिंग के बाद जो उसका इम्पैक्ट हुआ, उस इम्पैक्ट से वो झील टूटी होगी, और उसके टूटने के साथ जो झील में मलबा जमा था वो मलबा उसके साथ बहने लगा। तो इसको भूविज्ञान की भाषा में डेब्रिस फ्लो या मड फ्लो कहते हैं। और इसमें जो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कई पत्थर, जो 3 क्यूबिक मीटर 4 क्यूबिक मीटर के पत्थर में आपके इसमें देख रहा था, तो 1 क्यूबिक मीटर का पत्थर जो होता है उसका वजन करीब 30 क्विंटल होता है। और अगर 4-5 क्यूबिक मीटर का पत्थर है तो आप समझ लीजिए कि 150 क्विंटल 200 क्विंटल का अगर पत्थर किसी से टकराएगा तो नेचुरली उसमें कोई बचने की संभावना नहीं रह जाती है। तो ये जो डेब्रिस फ्लो हुआ है, इसको हम चाहे जो प्रयत्न कर लें इसको रोक नहीं सकते हैं। और इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि जहाँ पे ये जैसे ग्लेशियर गिरा या ग्लेशियर का एक छोटा सा हिस्सा गिरा, अगर उस एरिया की मॉनिटरिंग होती और उसमें अगर ऐसा लगता है कि वो कुछ पोर्शन उसका ओवरहैंग कर रहा है, उस वक्त अगर उसको हटा दिया जाता है या उस वक्त तोड़ दिया जाता है कंट्रोल करके, तो उस संभव है कि इतनी बड़ी घटना नहीं होती। दूसरी चीज जो इसमें देखने को मिली है कि कम्युनिकेशन बड़ी देर से हुआ है। जहां घटना होने के करीब 45 मिनट बाद, जो आज की खबरें आ रही, 45 मिनट बाद नेपाल को पता लगा, तो ये 45 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर ये 45 मिनट के बजाय अगर 15 मिनट बाद ही अगर खबर मिल जाती है हमें, तो इसमें काफी कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। नुकसान को तो खैर 45 मिनट तक में तो सर सब कुछ तबाह हो गया होगा, उसको तो नहीं रोक सकते थे, पर लोगों की जिंदगी रोकी जा सकती थी। 45 मिनट में तो सब कुछ तबाह हो गया होगा। वो जैसी तस्वीरें हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही सेकंड का खेल है। उसके बाद तो लोग भाग भी रहे हैं अपने आप को बचाते हुए, लेकिन कहाँ जाएंगे भागकर? नहीं बच सकते उसमें। बिल्कुल बिल्कुल उसमें नहीं बच सकते, क्योंकि जो 55 किलोमीटर की वेलोसिटी से जो पानी बह रहा है या स्पीड से बह रहा है, उसको आप किसी भी हालत में उसके सामने किसी को रोक नहीं सकते। बिल्कुल। ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता एक्सपर्ट हैं डिज़ास्टर के। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या पहले कुछ संकेत मिले होंगे नेपाल को
कि भाई ऐसा कुछ आने वाले समय में हो सकता है, या बहुत अनएक्सपेक्टेड ये रहा? और अगर इतना अनएक्सपेक्टेड रहा तो फिर वजह तो ज़रूर तलाशी जाएगी कि आखिर ऐसा मंजर क्यों? देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है, और आप ये देखिए ग्लेशियर जिस रफ्तार से पिघल रहे हैं, तो इनको ग्लॉफ बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब जब भी इस तरह की मतलब सीस्मिक एक्टिविटी कोई होती है तो यकीनन उसका इम्पैक्ट इन लेक्स वगैरह पे भी पड़ता है। और ये कोई और इनके जो बांध वगैरह होते हैं ये नेचुरल होते हैं, बिकॉज कोई कंक्रीट के नहीं होते या कोई इनको मतलब रीइंफोर्स नहीं किया गया होता है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में इस तरह की सैटेलाइट इमेजेस, इस तरह की मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, और ख़ासतौर पे चीन जो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है, उसके पास यकीनन ये मतलब इंफॉर्मेशन रही होगी कि साहब अगर यहाँ सीस्मिक एक्टिविटी हुई है तो हमारे पास कितने ऐसे ग्लॉफ हैं, या क्या उनकी वाटर कैपेसिटी है, या क्या उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल है कि भाई कब वो मतलब बांध तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने दिया है कि क्या चाइना के पास इसकी कोई थोड़ी बहुत जानकारी रही होगी। मैं इस पर आऊंगी, जरा पहले हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं सर, मैं फिर आपका रुख कर रही हूँ, इसी पॉइंट से मैं रुख करूंगी। हमारे दो संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशुतोष, क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और उसके बाद बिहार में भी अलर्ट है, यूपी के भी कई इलाकों में अलर्ट है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बिहार की मैं बात करूँ तो? देखिए श्रद्धा, इसको ऐसे समझने की जरूरत है, बिहार और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध रहा है, और इस पार से उस पार जाने के क्रम में लोगों का घर आना जाना जैसे हालात रहे। जैसे ही ये इस त्रासदी की खबर आई, बिहार की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई कि कहीं बिहार इसके चपेट में ना आ जाए, क्योंकि नेपाल के तराई इलाके में अत्यधिक बारिश होती है तो कोसी का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और बिहार में बाढ़ की त्रासदी शुरू हो जाती है। ये एक बड़ा हादसा था, एक बड़ी त्रासदी थी जिसको सरकार एकदम से गंभीरता से ली, डरी हुई भाव में ली, और तत्काल बिहार के 8 जिलों को अलर्ट किया गया। खास करके गंडक बराज से जुड़े जितने जिले थे, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों को अलर्ट मोड पे रखा गया, और इस बात की चिंता जताई गई कि यदि पानी का फ्लो बढ़ा तो इस पूरे इलाके में जलमग्न जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऊपर वाले की कृपा कहा जाएगा, और बिहार सरकार राहत की सांस ली है। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार मॉनिटर करके ये आश्वस्त किए हैं कि हम पूरी तरह से अपने प्रशासन के अधिकारियों को लगा रखे हैं। अच्छी बात यह है कि कल रात में 1.5 लाख क्यूसेक पानी था, जो घटते घटते 88,300 क्यूसेक पानी तक पहुंच गया है। तो थोड़ी मतलब वो आधा हो गया, और जाहिर है कि ये बहुत बड़ी राहत भारत के लिए है। जो डर था वो डर जो है वो बढ़ा नहीं, पर हाँ अभी भी नज़र रखने की ज़रूरत है। यूपी का रुख कर लेती हूँ, पीयूष जुड़े हुए हैं। पीयूष, यूपी के भी कई ऐसी नदियाँ हैं क्योंकि लगातार बारिश और उस बारिश की वजह से ये परेशानी। और अगर मैं यूपी की बात करूं, ख़ास तौर पर गोरखपुर के आगे महाराजगंज सनौली बॉर्डर पड़ता है नेपाल का, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चिंता का विषय है, या फिर लखीमपुर खीरी के पास नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। जी बिल्कुल, जब से ये खबर आई है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं और तत्पर हैं। उन्होंने तुरंत जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसा कि आपने भी नाम लिया, महाराजगंज, कुशीनगर, इन सब जगहों के जो भी अधिकारी हैं उनको तत्पर कर दिया गया है कि कुछ भी अगर ऐसी जरूरत पड़े तो नेपाल की मदद करें। जो भी लोग फंसे हैं उनको सकुशल निकालने का प्रयास किया जाए, और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां की नदियों का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान तक ना पहुंच जाए, इसकी भी लगातार वो लोग नजर बनाए हुए हैं। और जिस किसी भी प्रकार की मदद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जा सकती है, नागरिकों को बचाने में जो प्रयास किया सकता है वो लगातार भेजा भी जा रहा है। जैसे कि 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भेजा गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगी ही है, तमाम नावों को भी भेजा जा रहा है। तो पूरी तरीके से मुस्तैदी है, जी पूरी तरीके से मुस्तैदी है पीयूष, और अलर्ट पर है भारत बिल्कुल अलर्ट पर है कि ऐसी सिचुएशन ना आने पाए। और उसके लिए पहले ही जाहिर है, सबसे पहले तो चिंता जो निचली इलाकों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको हटाने की, कि जानमाल का नुकसान ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इसीलिए नेपाल में जो ये सब कुछ देखने को मिला मंजर, उसके बाद भारत जो है
अलर्ट पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी देने के लिए, क्या हालात हैं ये बताने के लिए, और आशुतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर ए.के. बयानी, मैं आपका रुख करूँगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो विनोद जी बता रहे थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। आपने बोला कि चाइना को हो सकता है इसकी जानकारी हो, और अगर ऐसा है कि चाइना को इसकी जानकारी रही होगी तो फिर चाइना ने किसी से साझा नहीं किया, इसको किस तरीके से समझा जा सकता है अगर ऐसा है तो? मैडम, जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना पे हम विश्वास नहीं करते। हमारे यहाँ पहले एक बार सतलज नदी की एक सहायक नदी थी, पीछू शायद उसका नाम था, और उसमें बाढ़ आई थी कई साल पहले, और उस वक्त भी उनके पास डाटा थे और उन्होंने हमें डाटा नहीं दिए थे। आखिर तक उन्होंने डाटा नहीं दिए थे। तो ऐसे मामले में चाइना पे भरोसा नहीं करा जा सकता। जब हमारा इसरो का सैटेलाइट सिस्टम इतना अच्छा है तो हमें उसके डाटा पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, और उनको तुरंत एक्टिव करके अपना कैमरा उधर फोकस करके वो हमें ये बता सकते हैं कि ये घटना कितने बड़े मैग्नीट्यूड की हो सकती है, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है। उसी हिसाब से हमें तैयारी करना चाहिए, और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सिर्फ कुछ देर सैटेलाइट इमेज की स्टडी करें और आपके पास सारे डाटा आ जाएंगे कि कितना वॉल्यूम वाटर का शायद रिलीज हुआ या अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम आ गया, और उस हिसाब से आगे जब नीचे के लेवल पर जब पानी आता है तो उसकी स्पीड धीमी होती है, तो उसको हम कैलकुलेट करके हम सारी उसमें कर सकते हैं कि सावधानियां ले सकते हैं और बचा सकते हैं हम। ऐसा मेरा मानना। पर चाइना के डाटा पे आप भरोसा नहीं करिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, यानी कि चाइना के डेटा पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। और राजू लामा जी, मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि जो कुछ हुआ, आपने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, इस तरह की बाढ़ नहीं देखी। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, उनका भी यही मानना है कि ये मंजर कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या क्लाइमेट चेंजेस इस तरह का नेपाल में देखने को मिल रहा है? क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि हर देश में कहीं ना कहीं गर्मी जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, या फिर गर्मी के मौसम में लगातार बारिश होना, इस तरह का क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तो ये तो सारे दुनिया की चैलेंज है। देखिए, नेपाल के सिर्फ नेपाल के सरोकार का बात नहीं, ये तो विश्व की हर किसी देश के। हाँ, इस पर तो यूनाइटेड नेशन में भी चर्चा हो रही है। देखिए, विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है। जिसे भी मंच पर आप जाइए तो उसमें भी चर्चा हो रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह दूसरी बात है। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके का आप बाढ़ दिख रहे हैं, बाढ़ में अब पानी तो होना चाहिए ना। पानी से ज्यादा तो दूसरी चीजें इधर देखिए, पानी तो है, ये पानी के साथ साथ आप देख रहे हैं तो पहाड़ गिर रहा है, जो मिट्टी आ रही है वहां से, जो बड़ा जो चट्टान आ रहा है। देखिए, अभी जब ये बाढ़ के बाद आप जिस जगह में, आप जिस इफेक्टेड एरिया में देखेंगे तो उधर पूरा मरुभूमि जैसा नजारा आप देखेंगे उधर। तो इसका मतलब क्या है कि वो बाढ़ के साथ साथ एक वो है ना, उसमें वो जो है, जो दूसरे चीज भी आए, जैसे चट्टाने आई है, मिट्टी आई है, तो सारे जितने हैं ना वो ये तो बाढ़ में तो आती ही है। मगर बाढ़ में जैसे आप वो जो सीमाना में जब आप देखेंगे, जो वीडियो अभी रिलीज हो रहा है सीसी कैमरा से, जिस तरीके से ये आ रहा है, इसका मतलब तो ये है कि ये ग्लेशियर फटने की वजह से, या फिर कोई बड़ा जो है ना वो ताल जो फटने की वजह से ये घटना हुई है। जैसे बाढ़ तो इस तरीके से नहीं आती है। तो चाइना ने अभी भी अलर्ट किया है। चाइना ग्लोबल टाइम्स में आप अभी भी न्यूज देख सकते हैं कि जिस जगह से वो कल बात जो है ना, वो ग्लेशियर फटकर जिस तरीके से वो बाढ़ नेपाल में आई थी, फिर दूसरी जगह में भी उसी तरीके से जो है ना पानी जो जमा हो रहा है। तो जब वो भी फटने की क्या है कि वो तगार में है। अब वो भी फट गया तो उससे भी ज्यादा जो है ना वो बाढ़ या फिर पानी वहां से निकलने की संभावना है। इस तरीके का जो है ना न्यूज भी अभी ग्लोबल टाइम्स में आप देखिए तो उसमें आ रहा है। और नेपाल में भी उसकी जो है, हमको भी वो जो समाचार जो है न्यूज पढ़ने के लिए मिला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके का जो बाढ़ अभी नेपाल में आया है, ये नेपाल के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का बाढ़ नहीं है। ये देखिए, ये ऊपर से आया, ये तिब्बत से आया है। जो तिब्बत में जो ग्लेशियर था, तिब्बत में जिस तरीके का वो पानी जमा हुआ था, वो एक ही बार फटा है। तो फटने के बाद जब बड़ा जो बाढ़ आया ना, तो उसको तो रोक नहीं पाएगा। देखिए, आपने कहा वो 45 मिनट्स क्या, आप लोगों को तो ये 1 मिनट पहले भी पता नहीं था कि बाढ़ आ रहा है। वो भागने का मौका ही नहीं मिला। भागते भागते वो सारे बाढ़ उसको लपेट लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो। मेरे कहने का मतलब है ना, ये बाढ़ जैसा ये नहीं है। बाढ़ तो इस तरीके का नहीं होता। ये मुझे लगता है ये ग्लेशियर फटा हुआ है, और या फिर कोई उधर तिब्बत पे
जो सीमाना है नेपाल और तिब्बत के जो सीमाना है वो सीमाना में जो पोंड बना होगा, पानी जमा हुआ होगा, वो फटने की वजह से वो एक ही बार फट गया तो सारा जो पानी है एक ही बार आ गया, तो उसके बाद बड़ा होकर के वो नेपाल में प्रवेश कर गया, तो वो तांडव मचा करके वो चला गया। देखिए इस तरीके का वो सिचुएशन है अभी। जो आप जिस तरीके का आप बाढ़ की बात कर रहा है, वो बाढ़ तो इस तरीके के उसे बाढ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बाढ़ से, मैंने कहा ना कि बाढ़ होती है जिसमें नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, पर निचले इलाकों में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। नेपाल में ये नेपाल में भी बढ़ी हुई है, भारत में भी बढ़ी हुई। कितने बार नेपाल की गंडकी कोसी आपको मालूम है, बहुत बड़ा बाढ़ आया है, तो बिल्कुल बिहार यूपी में भी उसकी असर पड़ी है, मगर इस तरीके का बाढ़ तो नहीं आया है ना अभी तक। आपने अभी तक नहीं देखा होगा जिस तरीके का बाढ़ अभी नेपाल में ये बाढ़ से अलग अलग रूप था। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक तो ये नेपाल में जो मंजर देखा, आपको याद होगा केदारनाथ में कुछ सालों पहले ऐसा ही भयावह मंजर देखने को मिला था। क्या उससे इसको रिलेट किया जा सकता है, या वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है? विनोद जी। नहीं, देखिए, जो कैटास्ट्रोफी है उसमें काफी सिमिलैरिटी है। जो जिस तरह का स्लश आया था या जिस तरह की सिल्ट आई थी, वो उसी से काफी मिलती जुलती है। और जैसा भी डॉक्टर बयानी साहब ने बताया था कि इसमें मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि आप ये देखिए इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होती है तो उसके अंदर एक तो बर्फ होता है, और उसके बाद जो बोल्डर्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी है और जिसका इम्पैक्ट होता है वो काफी नुकसान पहुंचाता है। और जिस स्पीड से वो आता है, क्योंकि आप देखिए अगर जो कन्वेंशनल फ्लड्स होते हैं उनका भी जो मतलब सर्ज है या जो उसकी वेलोसिटी है वो इतनी फ्यूरी, इतनी तगड़ी होती है कि वो कोई भी बिल्डिंग या कोई भी मिट्टी का जो कटाव है या बांध है उनको काटती हुई चली जाती है। माउंटेन्स में ये प्रॉब्लम और ज्यादा कंपाउंड हो जाती है, क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से वो वहां से मतलब जिस ग्रेडियंट से वो नीचे आता है, तो उसके साथ मास इनटू वेलोसिटी का जो इम्पैक्ट है वो काफी भयावह हो जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि भाई कैसे इसको जो ये सिल्ट है या जो गाद आई है इसके साथ इसको कैसे वहां से रिमूव किया जाए, क्योंकि हो सकता है अभी भी कई जानें ऐसी हों जो उसके नीचे दबी हों या बोल्डर्स के नीचे हों। तो ये ऑपरेशन बड़ा श्योरली और सर्टेनली किया जाएगा, क्योंकि और बड़ा डेलिबरेट तरीके से किया जाएगा। तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और लेबर इंटेंसिव है। बिल्कुल। ये और सबसे बड़ी बात कि मैंने कहा ना, वो तो 1-2 मिनट का ही खेल लग रहा था, जिस तरीके से राजू लामा जी ने भी कहा 45 मिनट तो बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। 1-2 मिनट ही लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या, और जब तक समझ में आ रहा है, क्लिक हुआ होगा ना, तब तक तो सब कुछ तबाह हो गया होगा। राजू जी, मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल नेपाल में किस स्तर पर काम हो रहा है, क्योंकि एक तो वो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, है ना, जो हम कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा शव बरामद हुए, इतने लोग अभी भी लापता हैं। भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि भारत का बहुत अच्छा रिश्ता है और भारत के लोग जाते हैं नेपाल, घूमने भी जाते हैं, खूबसूरत है, वहाँ के पहाड़ों को देखने जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, शायद उस तरफ का तो पता ही ना हो अभी। तो किस स्तर पर अभी जो है ये राहत बचाव का काम चल रहा है? नहीं, अभी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव की काम चल रही है। नेपाल सरकार, नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी, जितने भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी सारे लोग हैं अभी नेपाल में, सारे अभी उसमें उद्धार कार्य में, रेस्क्यू में और उसको राहत वितरण करने के लिए अभी सब भी चल रहे हैं। फिर भी जगह जगह में कंप्लेन आ रहे हैं कि हम तक राहत नहीं पहुंचे, हमारे लिए ये नहीं है, वो नहीं, वो आ रही है, वो क्योंकि बड़ा वो हादसा हुआ है, तो उसमें तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। फिर भी नेपाल युद्ध स्तर में काम कर रहा है। आपने भी बता दिया कि भारत सरकार की जो राहत और जो उद्धार की जो चीजें है वो भी नेपाल में आ चुकी है, और बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे यूनाइटेड नेशन से लेकर के बहुत सारे मुल्क ने नेपाल को सहयोग करने की बात भी की है। इवन तो चाइना ने भी बात की है, चाइना ने भी नेपाल को सहयोग करने के लिए बात की है। भारत तो कर ही रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये सारा उद्धार कार्य है ना जो युद्ध स्तर में हो रहा है। इसलिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कल या परसों तक सारी चीजें सामान्य हो जाएगी। फिर भी जिस तरीके के वो बाढ़ के बाद जिस तरीके का उधर जिस तरीके का जो हुआ है अभी उसको
उसको साइड में लाने के लिए, उसको पंछाने के लिए तो कुछ टाइम तो लगेगा। देखिए बहुत टाइम लगेगा, पूरा पूरा बॉर्डर चला गया, वो हमने जो तस्वीर देखी। फिर भी अभी स्थिति सामान्य हो रहा है। मगर एक बात है कि फिर ऐसा फिर होने के लिए जिस तरीके से जो सूचना आ रही है कि फिर भी इस तरीके का बाढ़ फिर हो सकता है, फिर आने की जो खतरा है, इससे लोग है ना, वहाँ के जो तटीय क्षेत्र के लोग को बहुत परेशान भी हो रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जैसे चाइना के जो न्यूज़पेपर बता रहे हैं कि ग्लेशियर फिर फटने की संभावना है। तो अगर उससे भी बड़ा ग्लेशियर फटने की संभावना की बात आ रही है, तो उससे बड़ा ग्लेशियर अगर फट गया तो देखिए अब तो नेपाल उसको क्या वो कर नहीं पाएगा। देखिए अभी तो नेपाल की स्थिति उस पर तो किसी का बस ही नहीं है ना। नेपाल क्या, मैं कह रही हूँ कोई भी देश जो हुआ उस पर किसी का बस नहीं है। लेकिन क्या पहले से कोई अलार्म, ये मैं जानना चाह रही हूँ। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौरभ, स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। ज़रा ये समझाएं, किसी भी देश के लिए क्या जो नेपाल में कल हुआ कोई अलार्म होगा कि भाई एक बार चेता दिया जाए, बता दिया जाए ऐसा हो सकता है, जो कल सिचुएशन नेपाल में देखने को मिली, उसके लिए पूछना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि जो कल समस्या सामने निकल के आई है वो बहुत ही गंभीर समस्या, और ये समस्या 1-2 दिन की समस्या नहीं है। क्योंकि यदि अभी नेपाल वाली आप समस्या देखिए, जो तिब्बत के हेंगरे इलाके में लेंडे नदी के पास जो हिमस्खलन हुआ, जिसके वजह से आर्टिफिशियल लेक बने, वहाँ वाटर का डिपोजिशन हुआ, जिसके वजह से आप देखे होंगे जो त्रिवेणी है या वीरकोसी है, इस सब इलाकों में जो ब्लास्ट हुई है, जो हिमस्खलन के वजह से ये सारी प्रॉब्लम निकल के आई। और इस तरह की समस्या होने में बहुत लंबा समय लगता है, और ये एक मेजर चैलेंज इसलिए होते जा रहा है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, आने वाले टाइम में बहुत सारे जो भारत है उसके लिए भी आने वाले टाइम में एक समस्या बन सकती है। लेकिन हम लोग उस पर ध्यान देते ही नहीं है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये भी एक मेजर फैक्टर्स है इसके पीछे, जो हिमस्खलन होते हैं और आर्टिफिशियल लेक बन के और वाटर डिपोजिशन होने के वजह से, और एक ही बार में फिर जो ब्लास्ट होती है, जिसके वजह से इस तरह की समस्या आती रहती है। बिल्कुल। और ये चैलेंज क्या किसी भी देश के साथ हो सकता है, किसी भी देश के सामने आ सकता है इस तरह का चैलेंज? क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, और इस तरह के चैलेंजेस को समझने के लिए हमेशा हमें इस पे ध्यान रखना भी चाहिए। और क्लाइमेट के साथ जितना आप आज के टाइम में छेड़खानी करेंगे, उसका जो नुकसान है हमको और आपको ही उठाना पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे ही द्वारा, इंसानों के द्वारा की गई छेड़छाड़ का नतीजा है ये, और उसको अब हम ही भुगत रहे हैं, ऐसे समझा जा सकता है क्या ऐसे? यस, हम एग्री हैं आपके पॉइंट से, और यही एक रीजन है आज के टाइम में हम ही और जो आम जनता है, आम आदमी है, वही नेचर के साथ इस तरह से प्ले कर रहे हैं, और इसका जो नुकसान है हम ही को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलता है। बिल्कुल। बयानी जी, जो आजकल हम सुविधाओं में फंस चुके हैं ना, गर्मी हो तो एसी, तमाम तरीके की सुविधाएं हमें चाहिए होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, आप AQI देखते होंगे कि अब तो AQI सामान्य ही बहुत कम हो पाता है, वो लगातार 500 वो इतना बड़ा रहता है। और अभी जब त्यौहार आ जाएंगे, दिवाली आ जाएगी, उसके बाद तो फिर वो आसमान छूने लग जाता है। ये जो सिचुएशन है, इससे आप कैसे डील करें? क्योंकि नेचर के साथ छेड़खानी तो कर दी, और जब वो पलट कर जवाब दे रहा है तो वो हम लोगों के बस की बात हो नहीं पा रही है। तो अब क्या करना चाहिए सचेत होकर कि भाई इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब होंगे तभी कुछ आगे जीवन बढ़ा पाएंगे। यहाँ तो ये सिचुएशन है कि कब क्या हो जाए और पूरी जिंदगियाँ तबाह जो देखने को मिला। जी हाँ, जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग की बात है, जैसा कि वर्ड इटसेल्फ जो एक्सप्लेनेटरी है कि ग्लोबल यानी वैश्विक। अब ये वैश्विक जो फिनोमिना है, उसका असर जो हुआ है वो लोकल हुआ है, क्योंकि जो लेक फटी है या जो भी हुआ है वो एक लोकल इवेंट है। अब ग्लोबल को आप लोकल लेवल पे लाएंगे, और उसको जब तक अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक हम इस तरह की समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। ये समस्या आती रहेगी और जाती भी रहेगी, और आए दिन होता रहेगा। पिछले साल भी हमने देखा था कि जो थराली में इतना ऐसा डिजास्टर हुआ, और ऑलमोस्ट इसी तरह का था। कुछ ही सेकंडों में वो पूरा का पूरा एरिया 30 सेकंड के अंदर पूरा तबाह हो गया, मलबे के नीचे दब गया।
ये घटनाएं पहले भी काफ़ी हुई है, अभी भी हुई है। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि जो संवेदनशील इलाके हैं, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज्योग्राफी के हिसाब से हर घटना हर जगह नहीं होती, वो एरिया स्पेसिफिक में ही होती है। तो उस एरिया में जो इस तरह के जिसकी संभावना है उसकी डिटेल्ड मैपिंग होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि यहाँ पे ये संभावना और इसका संभावित हल ये है। और अगर इसकी अगर हम इस तरह से ट्रीटमेंट करें या इस तरह से स्टेप्स लें तो हम उन घटनाओं को रोक सकते हैं। तो अब ग्लोबल वार्मिंग के बजाय हम लोकल पे ध्यान दें और लोकल में ही, जैसे अब ये ग्लेशियर लेक फ्लो हुआ, आउटबर्स्ट जिसको बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं, इसमें होना ये चाहिए था कि हमें पहले से मालूम होना चाहिए था कि कितने क्यूबिक मीटर पानी उसके अंदर है, और अगर वो पानी एकाएक रिलीज होता है तो किस तरह की आपदा आ सकती है। और वो पानी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी आजकल टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, सब सामान्य टेक्नोलॉजी है। उसको उपयोग करके अगर हम एक एक चीज़ की मैपिंग कर लें और एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रख लें। और दूसरी बात, जब इस तरह की घटना होती है तो जैसे मैंने कहा कि चाइना ने हमें 45 मिनट बाद खबर दी नेपाल को, तो ये जो कम्युनिकेशन की जो गैप हुई है इससे भी बड़ा असर पड़ता है। और इसी बीच अगर हमारे सैटेलाइट सक्रिय होते और वो ये बता देते कि कितना वॉल्यूम वाटर का निकला है और किस स्पीड से बह रहा है, तो हम इसी घटनाओं को, जो दूर दराज के इलाके जो जहाँ पे घटना हो उससे काफ़ी दूर के इलाकों को तो हम निश्चित रूप से बचा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अब हमें लोकल पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और उस क्षेत्र में जो संभावित घटनाएं हो सकती है उन सारे का डिटेल रिकॉर्ड अगर होगा और उसकी हर तरह की हमारे पास जानकारी होगी तो हम इस तरह की घटनाओं को ग्लोबल वार्मिंग के कम से कम जानमाल का नुकसान कम हैं। होता। सबसे बड़ी बात कि जानमाल का नुकसान कम होता अगर पता चल जाता या इन्फॉर्मेशन होती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से हटाया जा सकता था। और क्या क्या हम कर सकते हैं, अब इस तरफ सोचना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है मुझे लगता है। नेपाल का एक बार फिर से ऐसा मंजर देख के कि क्योंकि जगह जगह केदारनाथ पहले हमने देखा, आज हम नेपाल भी देख रहे हैं और ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं तो वाकई में हर किसी का दिल दहल उठता है। और क्या क्या करना चाहिए, मेरे सवाल रहेंगे कि अब किस तरीके से नेचर के साथ चलना है, ये सबसे सही बात होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ विनोद जी, कि अब नेचर के साथ कैसे चलें। क्योंकि अगर नेचर से छेड़छाड़ की, नेचर ने अपना रौद्र रूप दिखाया और आज हम बात कर रहे हैं, देखिए कि क्या भयावह मंजर देखने को मिला। लेकिन कैसे नेचर के साथ अब चलें। पहाड़ों की मैं बात करूँ, काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो डेवलपमेंट कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट में धरा का धरा रह जाता है और वो स्वाहा हो जाता है। देखिए जी, गीता में एक श्लोक है जो कहता है ना कि धरा का सामान धरा पर ही धरा रह जाएगा। ठीक है, उसका शब्दार्थ ये है। और जिस तरह का दोहन हम करते हैं नेचर का, क्योंकि सबसे ब्लेस्ड स्पीसीज ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर प्लेनेट को कोई पहुंचाता है तो वो भी हम ही लोग हैं। आप ये देखिए कि हर एक लैंड का एक पोटेंशियल होता है, तो उस लैंड पोटेंशियल को हमने इतना एक्सप्लॉइट कर लिया है। एक स्टडी के मुताबिक आप देखिए, इतना पानी का दोहन हो रहा है जिसमें अमेरिका और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दे आर द बिगेस्ट कल्प्रिट। हमारे यहाँ जिस तरह से हम वी आर लिविंग एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो जब तक मतलब यही चीज चलती रहेगी, जब तक हम नेचर के साथ बैलेंस करके नहीं रहेंगे। आप ये देखिए, मतलब शिमला पे मैंने एक स्टडी की थी जिसमें दिखाया गया था कि भाई 80,000 लोगों के लिए वो शहर बनाया गया था जब इनिशियली प्लान हुआ था। ठीक है, ज्यादा 1 लाख लोग। अब आप देखिए 1.25 लाख लोग तो मतलब वीकेंड्स पे टूरिस्ट वहां लैंड कर जाता है। तो लैंड पोटेंशियल को कितना आप एक्सप्लॉइट करेंगे, और उन्हीं के कारण ये हो रहा है। आप ये देखिए, मतलब फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा फियर्स होते जा रहे हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जा रही है। आप समुद्रों का अगर आप ये देखें कि उनका जो टेम्परेचर, जो कभी किसी जमाने में 26-27 डिग्री हुआ करता था, अब 33, 34, 35 डिग्री तक देखा जा रहा है। तो जब तक हम, क्योंकि मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी पहाड़ों में ही गुजरी है, मतलब, और मैंने ये पूरा ट्रांजिशन देखा है। तो जब तक हम एक रेगुलेटेड टूरिज्म, एक रेगुलेटेड डेवलपमेंट और एक रेगुलेटेड एनवायरमेंटल अवेयरनेस लोगों में नहीं लाएंगे, तब तक इस तरह की जो वारदातें हैं वो होती रहेंगी। बिल्कुल, और ये सबक बार बार मैं कह रही हूँ, सबक लेने की ज़रूरत है। सर, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल से हूँ। पहले बचपन में जो मौसम वहाँ का होता था ना, वो अब आप गर्मी में जब जाओ उत्तराखंड तो वो नहीं होता है।
अब वहाँ भी गर्मी फिर हम कहते हैं अरे अब तो यहाँ पे भी गर्मी होती है, लेकिन वो हम ही ने किया है ना, हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि वो हम ही ने किया है। जंगल काट रहे हैं, जानवरों से दूरी बना रहे हैं, वो सब नेचर है, वो नेचर का हिस्सा है। लेकिन अब इंसान मुझे लगता है कि बहुत आगे निकल चुका है, उसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा बलवान तो कोई है ही नहीं। फिर ऐसी घटना होती है और प्रकृति बता देती है कि कौन बलवान है। ये बहुत डीप चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। राजू लामा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि हाई लेवल मीटिंग्स अब नेपाल में हुई होंगी और जी। समझने की कोशिश तो इसको करी ही होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब फ्यूचर के लिए क्या कुछ, अब इसके लिए कुछ अब तक बात हो पाई है कि ऐसा क्या? और एक और चीज़ कि ऐसा तो नहीं कि ऐसा कुछ और दिनों बाद भी कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए भी बातचीत? नहीं, देखिए, बाढ़ के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री है बालेंद्र शाह, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। तो कैबिनेट की बैठक के बाद ये सारे जो सरकार है, नेपाल सरकार, वो राहत और उद्धार में अब जुटने के लिए उसने निर्णय लिया है। और अभी प्रधानमंत्री नुवाकोट में स्थलगत विजिट में अभी वो पहुंचे हैं। इसी तरह नेपाल के जो सबसे बड़ा पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसने आज सर्वदलीय बैठक की आह्वान की थी। तो सारे राजनीतिक दल के जो नेता है उनको बुला करके अब ये सारे लोगों ने ये अपील की है कि सबको अब एकजुट होकर ऐसे आपदा जो स्थिति है, इस स्थिति में सबको एकजुट होकर इसको उद्धार और सहयोग के कार्य में लगने के लिए सबको अपील भी किया है, अनुरोध भी किया है। इस तरह का बात हो रहा है। और उसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक जो जिस तरीके की पहलकदमी वो भी हो रही है। नेपाल के जो परराष्ट्र मंत्री है और नेपाल के जो सरकार के जो अधिकारी है, वो लोग सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स के और तौर पर भी इसको कैसे निपटा जा सके, इस पे बात हो रही है। आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, सारे जितने भी दुनिया के जितने भी मुल्क है, वो मुल्क ने इस जो आपदा है नेपाल में, जो आपदा आ पड़ी है, उसमें सहयोग करने के लिए उन लोगों ने कमिटमेंट भी जनाई है। वर्ल्ड बैंक जैसे संस्था ने भी सहयोग करने के लिए वो जनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सारी चीज नॉर्मल हो जाएगी। मगर आपने जो एक प्रश्न किया था कि अब भविष्य में क्या हो सकता है, तो इसके लिए नेपाल सरकार को तो सतर्क तो होना ही चाहिए। उसके देखिए, ये मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि नेपाल सरकार को तो ये मालूम ही नहीं था, नेपाली और नेपाल सरकार को तो ये जो आपदा आ पड़ी है, जिस किस्म की बाढ़ आई है, उसको तो हमको तो जानकारी ही नहीं था ना। ये तो इस तरीके से आ गई कि आपको आने के बाद पता चला ना। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी अब नहीं, एक साल पहले भी उस जगह में इसी तरीके का घटना हुआ था। और वो वहाँ के जो पुल गए थे, थोड़ा बहुत उसमें भी कैजुअल्टीज हुआ था थोड़ा बहुत। तो उस वक्त भी मुझे लगता है जब उस वक्त वो घटना हुआ था, उसके बाद नेपाल सरकार को थोड़ी सजग होनी चाहिए थी। मगर नॉर्मली नेपाल ने सोचा कि ये तो बाढ़ ही आती रहती है, ये मानसून में थोड़ा बहुत आती रहती है। तो मगर इस वर्ष जिस तरीके का बाढ़ आया, जिस तरीके का जो आपदा आ पड़ी, इससे क्या मालूम पड़ता है कि ये छोटा मोटा जो है ना बाढ़ या छोटा मोटा प्राकृतिक आपदा समझकर इसको हमको नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। इसको सीरियसली लेकर के जब सबक लेना है। मैं तो कह रही हूँ कि सबक लेना है, और सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है ये बात, ये सारे देशों के लिए है। ये सिर्फ नेपाल के लिए बात नहीं है, ये हर देश के लिए है। मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सौरभ झा। डॉक्टर सौरभ, ये जो स्थिति नेपाल में बनी, क्या क्या अलार्म जो है वो तो मैंने आपसे पहले पूछा भी, लेकिन अभी फिलहाल क्लाइमेट की मैं बात करूं, मैं भारत की बात करूं, क्या भारत के लिए भी ऐसा कोई अलार्म होगा कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, निचले इलाकों से लोगों को हटा दिया जाए? क्या कुछ मतलब मौसम विभाग का कितना योगदान उसमें होगा, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि इसका जो नेपाल में अभी जो हुआ है, इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में हो सकता है, वो बिहार के निचले एरिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने की चांसेस है। क्योंकि वहाँ से जो कोसी है या गंडक का जो नदी है, वो सारी बिहार से होके गुजरती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा 2005 में 8 में बिहार में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। तो ये जो सबसे ज्यादा यदि इंडिया में अफेक्टेड होगा, तो वो निचली एरिया जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो इसके लिए अभी बिहार गवर्नमेंट भी एडवाइजरी भी जारी कर रखी है, तो वहाँ के लोग भी आप सतर्क हो रखे हैं। हो सकता है इसका ज्यादा जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं अपने
कंट्री में, बिहार में देखने को मिलेगा, और यूपी के कुछ जो गोरखपुर, देवरिया, इस सब एरिया में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यानी कि अलर्ट मोड पे तो भारत को रहना है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहने की ज़रूरत है भारत को अभी। बयानी जी, वो कौन से छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो अब से हम सबको कर देने चाहिए ताकि जो नेचर है वो हमारा दोस्त बन के रहे? देखिए, कुछ चेंजेस तो पिछले दिनों अच्छे ही हुए हैं। जैसे एनडीए में आजकल अलर्ट भेजता है, और कई आपने कुछ महीने पहले एक्सपीरियंस करा होगा कि आपका मोबाइल फोन एकाएक रिंग करने लगा, और इस तरह की अगर एनडीए में अलर्ट भेजेगा तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा कि हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। और उसमें उसके साथ इंफॉर्मेशन भी आती है कि ये इस एरिया में ये संभावना है, इस एरिया में ये संभावना है, कहीं लैंडस्लाइड होगा, कहीं फ्लड आएगा, कहीं अर्थक्वेक आएगा। तो इस तरह के अलर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन वो कितने समय का टाइम सर ये क्लियर कर दीजिए कि मान लीजिए फोन बजा, हमें अलर्ट किया गया, उसके बाद कितना समय हो सकता है पास? ये एनडीए में की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। उन्होंने जैसे एक्चुअली ये मल्टी एजेंसी का डाटा है, हर चीज एनडीए में नहीं कर सकती, वो एनडीए में भी कहीं से डाटा लेगी, अर्थक्वेक का किसी दूसरे डिपार्टमेंट से लेगी, क्लाइमेट का आईएमडी से लेगी, लैंडस्लाइड का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लेगी। तो जैसे उनके पास डाटा आता है और जिस एरिया के बारे में डाटा आता है वो अलर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन मिले, इसके लिए हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और एक तरह से हमारे यहाँ ये सिस्टम हो, इस तरह का डेवलप हो कि भाई डिजास्टर की इतनी देर, ये इस तरह की खबरें इतनी देर में हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी चीज ये कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो जनरल भी है वो भी अच्छे होना चाहिए, और अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो हम रेडियो से या टेलीविजन से, इससे दूसरे माध्यमों से भी लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तीसरा ये होना चाहिए कि हमारे जो पुल वगैरह हैं ये तुरंत, अगर जैसे अभी नेपाल में देख रहे हैं 19 पुल तबाह हो गए, अगर हम जितनी जल्दी इनको रिस्टोर कर सकें, ऐसी स्थिति में हम क्या होगा कि हम जल्दी से जल्दी ये राहत सामग्री पहुंचा के लोगों को बचा सकते हैं। बाकी आगे की जो कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे कोई कमजोर स्ट्रक्चर है, तो कमजोर स्ट्रक्चर के लिए तो जिसने बनाया वो जिम्मेदार है, और उसके लिए एमडीडीए या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको भी, यानी कि हर कदम पर अब एहतियात बरतने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है, हर इंसान को अपने में चेंजेस करने की ज़रूरत है। नेचर से जितनी खिलवाड़ कर लिया, अब उसके साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि अब अगर वो बैकफायर करता है तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इतना तो तय है। राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भारत ने बार बार आपको ये भरोसा दिलाया है, और फिर भारत की तरफ से मैं भी कह रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया, इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि पूरा भारत आपके साथ है। भगवान शक्ति दे नेपाल को, ताकि ये जो मुसीबत की घड़ी है इससे जल्द नेपाल बाहर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सार्थक चर्चा को करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या तब्दीलियाँ हमको अब खुद में लानी है। और इसी के साथ 5 की पड़ताल में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।